हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई में। तो इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं? इस समय हम लोग अपनी लूसेंट में पॉलिटी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर हो चुका है। तो आप लोग उसको जरूर देख लें। जो इसकी प्लेलिस्ट है वो चैनल में बनी हुई है, आप लोग उसमें जा करके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम अपने इसी लूसेंट की पॉलिटी में देखने वाले हैं डीपीएसपी। तो ये चैप्टर कौन सा है आप देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 11 जो नई बुक आई है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। नई बुक अभी कुछ ही दिनों पहले ही पब्लिक हुई है, मार्च 2024 तक उसमें डेटा दिया हुआ है। तो वहां तक के डेटा को हम लोग मतलब कि अपडेटेड है, वही वाली बुक को पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो ये एकदम नया जो एडिशन है उसे आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो हम ही कवर करा रहे हैं। बाकी तो यूट्यूब पर जो है लूसेंट बहुत सारे लोग कवर करा रहे हैं, लेकिन एकदम न्यू एडिशन को हम लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग इसके साथ जरूर जुड़ें और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस दैट मीन्स जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देखें। पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी इसी चैनल पे लूसेंट की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। और सबसे बड़ी बात उसमें मुझे थोड़ा दुख है, मुझे तब पता नहीं था कि नया एडिशन आ चुका है, तो वो थोड़ा पुराना एडिशन से हमने उसको कवर किया है। एक बार ये जो है जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं हो जाए, तो अगर समय रहेगा तो हम जो नया एडिशन है जो कुछ भी अपडेटेड चीज़ें हैं उसमें उसको भी कवर कर देंगे अपने हिस्ट्री में, तो नया पुराना सब उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़ें। अगर आप लोग नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम देखते हैं हमें आज क्या देखना है। तो आज हमें डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखना है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये सारी चीजें हम लोग जो लूसेंट है उसी से कवर करेंगे। पीडीएफ मैंने थोड़ा बना दी है ताकि वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये दिए कहाँ पे हैं। तो हमने अभी तक भर में भाग 3 तक कंप्लीट कर लिया है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने भाग 1 में देखा कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में हमने नागरिकता देख ली। भाग 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स देख लिए। आज हम भाग 4 देखने वाले हैं। और भाग 4 में क्या है? तो यही डीपीएसपी जो है वो आपको भाग 4 में मिलेगा। और आर्टिकल कौन सा है? तो ये जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 36 से 51, यानी कि जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है कि वो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है एकदम रट्टा मारे रहें। तो चूंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स भी हैं। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट आप हम देखने चल रहे हैं ये लूसेंट में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मतलब ये जो स्रोत है हमने अपने संविधान में इसको शामिल कहाँ से किया है प्रभावित होकर के? तो जो आयरलैंड का संविधान है वहां से प्रभावित होकर के इसको हमने अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो डीपीएसपी है उसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है। आगे हम देखेंगे कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो अप्रवर्तनीय है, यानी कि इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, यानी कि ये नैतिक दायित्व है कि जब भी कोई कानून बनाया जाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। और यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये शासन के लिए आधारभूत हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे एक नोट में दिया हुआ था कि जो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी हैं इन्होंने जो डीपीएसपी है इसको क्या कहा है? तो इसे भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा है। तो ये कोटेशन थी, इसको देख लीजिएगा।
हो सकता है कल को पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो टोटल कौन-कौन से उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें क्या प्रोविज़न है, और उसके बाद हम इसको पूरा का पूरा डिटेल में कवर करेंगे। और जिन्हें केवल आर्टिकल्स के बारे में जानना हो वो उतना देख करके स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जिन्हें डिटेल में जानना हो वो पूरे वीडियो तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो जो हमारा आर्टिकल 36 है उसमें क्या कहते हैं, पहले एक बार वैसे ही हम खटाखट बोल के सुना देंगे, उसके बाद हम डिटेल में करने ही वाले हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, इसको एक बार आप सुनिए क्या है। तो जो हमारा आर्टिकल 36 है उसमें आप देखेंगे कि राज्य की परिभाषा दी हुई है, और राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में थी। मैंने आर्टिकल 12 पढ़ाते समय भी बताया था कि यही परिभाषा आपको आगे फिर देखने को मिलेगी। तो हम लोग उसमें क्या था उस परिभाषा में ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही चीज़ को बार-बार नहीं कराया जाएगा। फिर हम देखेंगे जो आर्टिकल 37 है इसमें यही बताया गया है कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी आर्टिकल्स हैं उनको लागू कराना न्यायालय का काम नहीं है, यानी कि ये अप्रवर्तनीय है। ये कहाँ लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 37 में लिखा गया है। जो हमारा आर्टिकल 38 है वो राज्य के द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने को लेकर के बात करता है, जबकि जो हमारा आर्टिकल 39 है वो राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांतों की बात करता है। और जो आर्टिकल 39A है वो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, जबकि जो हमारा आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है। जो 41 है वो कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार से रिलेटेड है। और जो हमारा आर्टिकल 42 है वो क्या कहता है, वो न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान की बात करता है। जो हमारा आर्टिकल 44 है, नहीं 43 क्या कहता है, तो कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि की बात करता है। जबकि जो आर्टिकल 43A है वो क्या कहता है, तो वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से रिलेटेड है। और जो 43B है वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से रिलेटेड है। और जो 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और जो 45 है वो क्या है, तो वो बालपन पूर्व देखभाल यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 46 है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। और जो हमारा 47 है वो क्या कहता है, जो 47 है वो कहता है कि जो पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना तथा जनस्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी जो भी प्रावधान है वो सरकार के द्वारा किए जाएंगे, और ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है। जो आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, तो जो आप योगी जी का साड़ देख रहे हैं ना, तो वो यहीं से प्रेरणा मिली हुई है। तो आर्टिकल 48 में इनके बारे में बातचीत की गई है। 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड है। और 49 ये जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनके संरक्षण से रिलेटेड है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 50 है वो न्यायालय तथा कार्यपालिका के अलगाव से रिलेटेड है। और जो हमारा आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो यही टोटल 36 से 51 आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी में दिए हुए हैं, इन्हीं को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल अब शुरू होगा, तो जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो लोग पूरे के पूरे वीडियो तक टिके रहें। तो ये नोट में दिया हुआ था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें एक अनुदेश प्रपत्र था जिसको भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। और ये प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल मतलब थे प्रांतों के, ये दरअसल ये प्रति नहीं है, ये प्रांत है। तो ये प्रांत है, प्रांतों के गवर्नर जनरल को या प्रांतों के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल के लिए जारी किया गया था। क्या, तो 1935 में एक ऐसा प्रपत्र था, अनुदेश प्रपत्र था, और इसी को हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अपने संविधान में शामिल कर लिया है। अब हम देखते हैं अपने आर्टिकल्स। तो आप देखेंगे कि जो लूसेंट की बुक है उसमें आपको आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम जरूर देखेंगे। तो आर्टिकल 36 में जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा। और हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, पहले तो एक बार पूरे के पूरे आर्टिकल्स देख लेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे कि इन्हें 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, जिसमें आप देखेंगे गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और मतलब कि उदार बौद्धिकतावादी तत्व। तो इन तीनों को भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं, उसके बाद कौन से आर्टिकल्स हैं जो संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए हैं और कौन सा आर्टिकल कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। ये सारी बातचीत हम देख लेंगे ताकि कुछ भी न छूटने पाए।
और जो आर्टिकल 37 है ये भी मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 37 में यही लिखा हुआ है कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हमें प्रदान की गई हैं, वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एक बात और जानिए, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आप ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, ये दोनों के दोनों ही अधिकार हैं। तो ये हमें प्राप्त किए मतलब प्रदान किए गए अधिकार हैं हमारे सरकार या हमारी संसद या हमारे संविधान के द्वारा। तो ये अधिकार हैं, बशर्ते जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी के तहत ही, उसी के साथ ही ये भी लागू हो गया कि जो हमारी सरकार है या ये कहें कि जो हमारा संविधान है वो हमको जो मूल अधिकार है वो प्रदान करता है। लेकिन जो डीपीएसपी है उसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि सारे के सारे इतने सारे अधिकार आपको दे दिए जाएं। समय के साथ जैसे जैसे हमारी सरकारें मतलब कि रिसोर्सेज उतना हो जाएगा उनके पास, लोग मतलब उतना पढ़े लिखे और हर चीज़ों को एक्सेप्ट करने, ठीक तरीके से उसको लागू कराने की जो क्षमता है वो भी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो लगभग 90% तो मतलब कि अशिक्षित जनसंख्या थी। तो हर चीज़ उनको समझाया जाना भी थोड़ा मुश्किल ही था। जैसे ये जो आर्टिकल 44 है मतलब कि समान नागरिक संहिता, इसमें आप देखेंगे जो हमारा भारत देश है वो विभिन्न धर्मों और जो है जातियों, साथ में कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस टाइम पे अगर इनको लागू कर दिया जाता तो बहुत ज़्यादा विद्रोह होता। हो सकता है हमारा जो भारत देश है वो 2 पार्ट्स में उस टाइम पे डिवाइड हुआ, अगर इन सब चीज़ों को लागू कर देते तो और कई सारे पार्ट्स जो है उसमें डिवाइड हो जाता। तो उस टाइम पे उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी कि आपको जितने भी अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में सबके सब शामिल करा लिए जाएँ। तो इस वजह से जो मूल थे, जो मतलब मूलभूत थे, उनको मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया और इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय बना दिया गया। जबकि जो मूल नहीं थे, जिन्हें समय के साथ लागू कराए जाने में कोई समस्या ना होती, तो उनको जो है हमारी संविधान सभा ने आगे के लिए सरकारों के ऊपर छोड़ दिया कि भैया जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी आप इसमें प्रयास करिएगा इसको लागू कराने का। और साथ में जैसे जैसे समय जाता है, संसाधनों का जो अभाव है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाती हैं। तो जो डीपीएसपी है वो भी हमको दिए गए अधिकार ही हैं, लेकिन प्रवर्तनीय नहीं है बस। यानी कि ये निर्देशक है। निर्देशक दैट मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों के निर्देशक होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें फिल्मों के निर्देशक का काम है कि वो कोई भी चीज़ है उसमें मतलब कि उसको सही है गलत है उसकी स्क्रिप्ट लिख के दे देना, उनका सलाह सुझाव देना, बाकी मानना या ना मानना ये जो है दूसरे का काम है। अगर वो उनका मन करे तो माने, ना मन करे तो ना माने। तो उस तरह की चीज़ें जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो आगे हम देखेंगे, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो बाध्यकारी कुल मिलाकर के नहीं है। अब हम देखेंगे अपना आर्टिकल 38। जो हमारा आर्टिकल 38 है वो क्या कहता है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो ये आर्टिकल जो 38 है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हमारा जो आर्टिकल 38 है वो क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य के द्वारा जन कल्याण और इसके साथ और आप देखेंगे कि मतलब जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 38 में, व्यवस्था को बढ़ावा देना। और हम देखेंगे ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे और उस सामाजिक व्यवस्था से क्या होगा, उससे जो है नागरिकों को सामाजिक और इसके साथ साथ आप देखेंगे आर्थिक और जो राजनीतिक है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो क्या कहता है हमारा आर्टिकल 38? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
मिल सके। तो ये इसमें कुल मिला के जो 3 न्याय की बात की गई है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, और जो हमने पढ़ा था प्रस्तावना, वहाँ पे भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और यही न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आजकल जो है आपने देखा होगा, अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पीवाईक्यू है उसमें आपने देखा होगा, तो आजकल क्वेश्चंस इस तरह से बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं कि ऐसी कौन सी 2 व्यवस्था है जो मतलब ऐसी कौन सी एक व्यवस्था है जो आपको डीपीएसपी में भी मिल जाएगी और प्रस्तावना में भी मिल जाएगी, या डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएगी, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज और जो है फंडामेंटल राइट, या जो है फंडामेंटल राइट, हाँ, इन सब में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इस वजह से आप इसको याद रखिएगा कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है इसकी बात आर्टिकल 38 में डीपीएसपी में की गई है, और इसके साथ साथ जो हमारी प्रस्तावना है यानी कि जो प्रियम्बल है उसमें भी इसकी बात की गई है। अब हम देखेंगे अपना आर्टिकल 39। तो जो हमारा आर्टिकल 39 है वो क्या कहता है, वो कहता है राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। तो इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारा आर्टिकल 39 है उसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 39 में इसमें बताया गया है आर्थिक न्याय प्राप्त करने, और आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो जरूर बना लें, प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आर्टिकल 39 में मिल जाएगा। और इसमें कई सारे क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए बी सी डी ई एफ तक, तो उन सबको भी हम देखेंगे। तो ये जो आर्थिक न्याय है इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य है वो नीतियां बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेगा, और वो बातें क्या हैं ये सब यहाँ पे बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि 39A, जो हमारा 39A है, तो ये जो जिन बातों का ध्यान रखा जाएगा वही आपको यहाँ बताया जा रहा है 39A में, 39B, C, D, E, F में। तो उसको अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो 39A है यानी कि राज्य नीतियां बनाते समय जो बातों का ध्यान रखेगा, उसमें 39A में किस बात का ध्यान रखा जाएगा, तो इसमें ध्यान रखा जाएगा कि स्त्री पुरुष जो हैं यानी कि सभी जो नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें आप जाने कि नागरिकों को, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की बात की गई है, नागरिकों को आजीविका के समान जो मतलब कि साधन वो राज्य के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 39A में। तो ये बात आर्टिकल 39A में कही गई है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 39B है यानी आर्टिकल 39 खा, वो क्या कहता है, तो जो हमारा आर्टिकल 39 खा है वो कहता है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से डिवाइड हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। और इसमें इसका मतलब सीधा सा है कि राज्य अगर कोई भी नियम कानून बनाएगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो राज्य है, या ये कहें नियम कानून की बात यहाँ नहीं आएगी, ये कहिए कि जो राज्य है वो प्रयास करेगा कि भौतिक संसाधन का जो स्वामित्व है, भौतिक जो संसाधन है इसका स्वामित्व और वितरण और जो वितरण है, इसका जो मतलब कि भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व और वितरण है वो इस प्रकार से बटा हुआ हो कि जो हमारा समाज है या जो हमारा समुदाय है उसका सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हो सके। तो ये सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हो सके इस तरह से राज्य प्रयास करे भौतिक संसाधनों के वितरण का। तो ये हुआ हमारा 39B। और इसमें ही कुल मिला के ये बताया जाता है कि जो संपत्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में। सॉरी ये तो 39C में आ जाएगा। तो ये सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हो सके इस तरह से भौतिक संसाधनों का वितरण हो, ये आपको 39B में बताया गया है। अब हम देखेंगे जो 39C है वो क्या कहता है। तो जो हमारा 39C है, जो हमारा 39C यानी 39 है वो कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनका सर्वसाधारण के हित में प्रयोग किया जाए, यानी कि जो धन है उसका समान वितरण हो। तो जो धन है या धन संपदा जो है उसका समान वितरण, धन संपदा का समान वितरण की बात कौन करता है, तो ये आर्टिकल 39C करता है।
यानी कि संपत्ति जो है उसका एक ही मतलब केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही पूरी संपत्ति जो है वो केंद्रित ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो अन्य लोग हैं उनके साथ फिर प्रॉब्लम होगी और उससे समाज का अहित भी होगा। तो कुल मिला के यही कहता है कि राज्य जो है वो प्रयास करेगा कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार से संचालित हों जिससे धन और उत्पादन के साधन किसी एक हाथ में केंद्रित ना होने पाए, और अगर किसी एक के हाथ में केंद्रित होगा तो समाज का अहित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 39C में बताया गया है। जबकि जो हमारा 39D है वो क्या कहता है, तो हमारा जो 39D यानी कि 39 जो घा है वो कहता है, 39 घा हमारा क्या कहता है, कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन की डिमांड होती है या समान कार्य के लिए जो समान वेतन की बात है, कार्य के लिए समान वेतन की जो बात है, ये आपको कहाँ से मिलता है अधिकार, तो ये आपको 39D के तहत दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि कोई एक काम है जिसको स्त्री और पुरुष दोनों कर रहे हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि स्त्री ज़्यादा कर रही है या पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं। अगर दोनों लोग सेम वही काम कर रहे हैं तो दोनों लोग को जो पेमेंट दी जाएगी वो उतनी ही दी जाएगी। सपोज दैट अभी धान का सीजन चल रहा था, तो ये एक आदमी मतलब ये एक लड़की है और ये एक आदमी है, दोनों लोग धान की रोपाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पुरुष हैं तो इनको धान की रोपाई 200 रुपये जो है मिलेगी और महिला को 150 रुपये मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। चूंकि काम एक जैसा है तो फिर चाहे उसको स्त्री करे, पुरुष करें या कोई अन्य व्यक्ति करे, उसको जो पेमेंट है वो इक्वली दी जाएगी। अगर 200 रुपये धान की मजदूरी है तो 200 रुपये ही दी जाएगी स्त्री पुरुष दोनों को। तो यही है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये सुविधा हमें या ये अधिकार हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमको आर्टिकल 39D के तहत दिया गया है। 39E, और ये जो हमारा आर्टिकल 39E है ये क्या कहता है, जो हमारा 39E है वो कहता है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर के जो नागरिक हैं उनको ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो कुल मिलाकर के लोगों को जितनी शक्ति है उसी हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए। जो राज्य है वो प्रयास करे, राज्य जो है वो प्रयास करे कि जो कर्मकार हैं जिसमें आप देखेंगे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, स्त्री शामिल हो जाएंगे, पुरुष भी शामिल होंगे, बच्चे बूढ़े युवा सभी शामिल हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े युवा ये सभी इसमें जिसमें कि शामिल हैं। तो इन सब लोगों के साथ क्या मतलब कि किस तरह का काम हो, तो इन्हें इनकी आयु और क्षमता के अनुसार ही काम मिले। जैसे कि बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उन्हें फैक्ट्री में काम दिला दीजिए, वो केमिकल से खेल रहे हैं, या फिर मतलब कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा वजन ढोने वाला काम मिल जाए तो इस तरह का काम बच्चों से आप नहीं लेंगे, या बूढ़े जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ना मिले। तो उनकी जो आयु है, उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार उनको काम मिले। और साथ में जो अल्पवयस्क या किशोर हैं इनको आर्थिक तंगी से जो है विवश होकर के किसी रोजगार में ना जाना पड़े जहाँ की उनकी जो है आयु और क्षमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इस बात का जो है प्रयास या इस बात के लिए जो है प्रयासरत रहेगी सरकार या राज्य कि जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह से आर्थिक तंगी से विवश होकर के अपनी आयु क्षमता के प्रतिकूल जो है काम ना करना पड़े। और ये जो अधिकार है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये आर्टिकल 39E से मिलता है। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो अगर राज्य आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो आप जा करके वहाँ खटखटा नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा कि देखिए आर्टिकल 39E में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद भी हमको ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप इसके केवल यहाँ लिखा हुआ है इस आधार पर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये तो राज्य का प्रयास किया जाएगा, ये तो राज्य का नैतिक दायित्व है। बाकी राज्य करे या ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ राज्य को करना मजबूरी हो जाती है। क्यों मजबूरी हो जाती है? क्योंकि नहीं करोगे तो भैया 5 साल बाद अपना भी टाइम आएगा चुनाव में हम लोग दिखाएंगे फिर आपको। अब हम देखेंगे जो आर्टिकल 39F है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 39F है वो क्या कहता है, वो कहता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों व अल्पवयस्क जो व्यक्ति हैं उनको शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाए। और ये जो हमारा आर्टिकल 39F है ये जोड़ा कब गया था, तो ये स्टार्टिंग में नहीं था, ये 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 उसके थ्रू इसको जोड़ा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो राज्य है वो क्या करेगा, तो जो राज्य है वो मतलब कि प्रयास करेगा कि
बच्चे जो है वो आर्थिक और नैतिक परित्याग या उपेक्षा का शिकार ना होने पाए। तो ये जो है कुल मिलाकर के आर्थिक और मतलब कि आर्थिक और नैतिक उपेक्षा का शिकार ना हो बच्चे, नैतिक और आर्थिक उपेक्षा का शिकार बच्चे ना होने पाए, ये इसका ध्यान रखेगा राज्य। कहाँ से ये हमें अधिकार मिला हुआ है? ये हमें अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 39F के द्वारा। तो ये रहे टोटल 39 में जो क्लॉजेस थे उसको हमने देख लिया। अब एक और 39 है जो कि इस 39A मतलब कि है वो आर्टिकल 39A, लेकिन इसी 39 के समान है, उसका कोई क्लॉज नहीं है। अभी तक हमने जो देखा 39A B C D ये तो 39 के क्लॉजेस थे, लेकिन अब हम जो 39 देखेंगे 39A आर्टिकल 30, इसमें शायद मैंने हेडिंग नहीं लगाई है पर मैं बता दे रही हूँ। आर्टिकल 39 जो कैपिटल A है, 39 कैपिटल A ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। इसमें आप देखेंगे ब्रैकेट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, यानी कि नहीं लगा है। तो ये जो है ये इसकी इतनी ही पावर है, इतनी ही उपयोगिता है जितनी कि इसके पहले हम लोग अभी तक 39 को देख रहे थे। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें कुल मिला के ये बताया गया है कि जो समान मतलब कि क्या बताया गया है, एक सेकेंड, तो इसमें बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात इसमें की गई है। निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। कानूनी सहायता की जो बात है वो आर्टिकल 39 कैपिटल ए में की गई है। और इसमें हमें क्या बताया गया है? तो इसमें कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि जो भी नागरिक हैं, यानी कि प्रत्येक नागरिक को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी फ्री में। जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक या वित्तीय रूप से असमर्थ हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से जो है विकृत है, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो मतलब कि मतलब दिव्यांग व्यक्ति है, उनके सपोज दैट पैर में कोई प्रॉब्लम है और उनका किसी ने किसी तरह से शोषण कर लिया, तो ये राज्य का नैतिक दायित्व है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। जो भी उनके साथ गलत हुआ है उसके लिए उनको न्याय मिले, ये राज्य का नैतिक दायित्व है। जब सपोज दैट कोई मानसिक मतलब कि मानसिक या मेंटल कोई व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सड़कों पर जो यूं ही घूमते रहते हैं, उनका किसी तरह से शोषण हो जाए, शारीरिक आर्थिक नैतिक किसी भी तरह का कोई भी शोषण हो जाए, और वो चूंकि वो मानसिक विकृत हैं तो खुद से तो अपने लिए न्याय की डिमांड कर नहीं सकते, तो ये राज्य का नैतिक दायित्व है कि उनके लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, उनका जो शोषण हुआ है उनको न्याय दिलाया जाए। ये राज्य का नैतिक दायित्व होगा, किसके थ्रू? आर्टिकल 39 कैपिटल ए जो है इसके तहत ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये हमने देखा आर्टिकल 39A। अब हम देखते हैं आर्टिकल 40 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का फेवरेट है भैया आर्टिकल 40। तो हम देखते हैं अपना आर्टिकल 40 क्या बताता है। तो आर्टिकल 40 कुल मिला के पंचायतों से रिलेटेड है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन की जो बात है ये कहाँ की गई है? ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है आर्टिकल 40 में। तो आप देखेंगे ये जो मतलब कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर इसको जो है लागू किया गया था। अब हर जगह अलग अलग तरह से सुविधाएं हो सकती हैं। हम तो यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ यूपी में भैया त्रिस्तरीय है, जिसमें आप देखेंगे प्रधान बनते हैं, जिला पंचायत प्रधान, फिर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। तो 3 प्रकार की पंचायतें होती हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और मतलब जिला स्तर पर। तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये पंचायतों की, ये आपको कहाँ से मिलती है? इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिल रही है? तो आर्टिकल 40 से मिल रही है। आगे हम देखते हैं जो आर्टिकल 41 है। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहाँ आएगी? ये आ जाएगी आर्टिकल 40 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। और ये मतलब कि जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें उनको कितने विषय वगैरह दिए गए हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हुई हैं, सब देख लीजिएगा ध्यान से। 29 जो है सब्जेक्ट्स इनको मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 41 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 41 है वो क्या कहता है? कहता है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो कुछ मामलों में कार्य, सार्वजनिक सहायता और इसके साथ साथ शिक्षा का अधिकार, ये कहाँ से हमें मिलता है? तो ये हमें आर्टिकल 41 के तहत मिलता है।
तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे राज्य जो है वो प्रयास करेगा कि काम, शिक्षा पाने, बेरोजगारी में मतलब कि रोजगार पाने, बेकारी में जो है यानी कि किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, कोई काम मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो भत्ता पाने, बुढ़ापा बीमारी में और मतलब कि बुढ़ापा हो गया, कोई व्यक्ति बीमार है, असमर्थ है, तो उस दशा में जो है उन्हें सहायता उपलब्ध हो, ये हमें अधिकार मिलता है आर्टिकल 41 के तहत। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राज्य है उसने बहुत सारे काम किए भी हैं। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें आप देखेंगे कि जो मतलब कि बैसाखी होती है ना, जिससे चलने में प्रॉब्लम हो तो मतलब कि वो बैसाखी के थ्रू चल सकते हैं। और आप देखेंगे जो मतलब दिव्यांग लोग होते हैं उन्हें 3 पहिया मतलब साइकिल दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और इसके साथ-साथ मतलब कि जो लोग मतलब ये कहें कि साक्षर नहीं है, निरक्षर हैं, उनके लिए आपने देखा होगा मनरेगा जैसी स्कीम चल रही है, जिसमें उन्हें मतलब कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 41 है, सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में काम किया है तो आर्टिकल 41 में ही किया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ग्राम स्वरोजगार योजना है, बैसाखी मतलब दी जाती है, 3 पहिया साइकिल है, आवास है, मतलब ये जो अभी-अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसको 2.0 स्टार्ट कर दिया गया। क्यों स्टार्ट किया गया है? वही आर्टिकल 41 के तहत ही ये सब स्टार्ट किया गया है कि जो राज्य है वो ऐसा प्रयास करेगा कि काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और मतलब असमर्थता में उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाए। और जो अंत्योदय स्कीम है, उज्ज्वला योजना हो गई और जो आर्टिफिशियल हाथ-पैर, इस तरह की जो भी चीज़ें राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, वो आर्टिकल 41 में ही उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसमें कुछ नोट में दिया हुआ था हमारी लूसेंट में, तो हम इसको देख लेते हैं कि जो 15 अगस्त 1995 है, इससे प्रभाव में आया ये चीज़। और इसके साथ राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 के प्रावधान की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य है सॉरी इसका जो उद्देश्य है उससे गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध हो सकती है। वर्तमान में इसमें आप देखेंगे 5 स्कीम्स हैं जो कि शामिल की गई हैं। और वो स्कीम्स कौन सी हैं? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है भैया ये। दूसरा है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और चौथा हमारा कौन सा है? वो है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तथा पांचवा है हमारा अन्नपूर्णा योजना। तो ये जो मतलब कि कार्यक्रम है, इसके तहत आप देख रहे हैं कि 5 योजनाएं शामिल की गई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना। और ये सब आर्टिकल 41 के तहत ही स्टार्ट की गई हैं। अब हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल 42। और आर्टिकल 42 में क्या बातचीत है? तो आर्टिकल 42 हमारा न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करता है। क्या प्रावधान है इसमें? तो इसमें प्रावधान है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा प्रसूति सहायता भी आप इसको कह सकते हैं, तथा प्रसूति सहायता। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो आपको कहाँ मिलता है? तो वो आर्टिकल 42 में मिलता है। तो जो हमारा आर्टिकल 42 है वो लूसेंट में क्या बताया गया? लूसेंट में ना बहुत थोड़ा सा ऐसे ऊपर बता के फिर छोड़ दिया है। इसमें केवल इतना ही बताया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य के द्वारा किया जाएगा। हम थोड़ा और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 42 क्या कहता है। तो हमारा जो आर्टिकल 42 है वो कहता है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो कामगार हैं उन्हें कार्यस्थल पर मानवोचित उनके साथ व्यवहार हो, विशेषकर जो महिला हैं उनके साथ, और जो महिलाएं हैं उनको प्रसूति से संबंधित जो है कुछ हेल्प मिले। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे बताई गई हैं? तो आर्टिकल 42 में बताई गई हैं। वैसे तो माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं वो समान हैं, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 42 है वो ये स्वीकार करता है कि जो महिला है वो पुरुष से जैविक रूप से भिन्न होती है। शारीरिक रूप से आप देखेंगे कि उन्हें भिन्नता होती है। जैसे जो महिलाएं हैं वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, जबकि जो पुरुष हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जब महिलाएं बच्चे पैदा जिस टाइम पे उनको डिलीवरी होगी उस टाइम पे जो उनकी कार्य करने की क्षमता है वो अपने आप कम हो जाएगी। उस तरह से उनके अंदर पावर नहीं रहेगी कि वो एग्जैक्ट जैसा काम पहले कर रही थी वैसा ही कर सके। और जब वो मतलब
मतलब जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम पर भी उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से आर्टिकल 42 ने ये माना कि जो महिलाएं हैं वो जैविक रूप से, शारीरिक रूप से पुरुषों से भिन्न होती हैं, अतः उन्हें प्रसूति सहायता या उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। और आर्टिकल 42 ने स्पेशल प्रोविजंस दिए भी हैं, जैसे कि महिलाओं को आप देखेंगे कि 3 हफ्ते की कार्य मतलब कि जो पुरुष हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो 4 हफ्ते तक काम करें, 4 हफ्ते काम करें। जबकि जो महिलाएं हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम 3 हफ्ते काम जरूर करें। तो इस तरह की जो मतलब स्पेशल प्रोविजंस महिलाओं को मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं, आर्टिकल 42 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके साथ आप देखेंगे कि जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो 6वें से जो है 10वें महीने तक उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगर वो अप्लाई करें तो उनको छुट्टी मिल जाएगी। और इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि वैतनिक छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 6ठे महीने से 10वें महीने तक छुट्टी पे हैं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। उनको वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। उसके साथ-साथ 1 महीने बाद वो काम पर लौटें और साथ में दिन भर मतलब 1 दिन में वो अपने बच्चे को 5 बार दूध पिलाने के लिए भी उनको स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब ये सारी जो सुविधाएँ हैं, चाइल्ड केयर, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 42 के तहत महिलाओं को मिलते हैं। अब हर जगह मिलते हैं, नहीं मिलते, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 42 है वो यही कहता है। तो ये सारी चीज़ें रही आर्टिकल 42 में। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 3 है वो कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन मिले, यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो भी काम वगैरह में लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको निर्वाह वेतन मिले। कम से कम इतना वेतन उन्हें मिले कि जिससे उनका जो जीवन यापन है वो सही सलामत से हो सके। तो हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 43 है वो कहता है कि जो राज्य है उनके द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि जो भी कर्मकार हैं, फिर चाहे वो कृषि से जुड़े हों, उद्योग से जुड़े हों या कहीं भी कोई भी काम कर रहे हों, उनका जो है उनके अवकाश का जो है सदुपयोग हो सके, उन्हें उचित काम मिले, निर्वाह मजदूरी दी जाए और साथ में जो व्यक्ति का श्रम है उसको सांस्कृतिक महत्व मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, जिसके लिए सहकार्य के आधार पर कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सके। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? तो अगर कुटीर उद्योग की बात की जाए तो ये सब कहाँ मिलेंगी? तो ये सब आपको आर्टिकल जो है 43 में ही मिल जाएगी। अब हम देखते हैं जो आर्टिकल 43 है हमारा, उसमें 2 क्लॉजेज हैं। एक तो हमारा आर्टिकल 43A है। तो जो आर्टिकल 43A है वो क्या कहता है? आर्टिकल 43A ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। और जबकि जो हमारा आर्टिकल 43B है वो क्या कहता है? ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो सहकारी जो समितियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है। ये हमें कहाँ जो है दिया गया है? तो ये आर्टिकल 43 में हमें बताया गया है, आर्टिकल 43B। और ये जो पिछली बार मतलब 2023 में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें आर्टिकल 43B के बारे में पूछा गया था और कि सहकारी समितियां का जो प्रावधान है वो कहाँ पे है। और इस सबसे बड़ी बात कि लूसेंट में ये नहीं बताया गया है, आर्टिकल 43 ही बता करके उसको आगे बढ़ गए हैं। अब हम देखेंगे अपना आर्टिकल 44। जो हमारा आर्टिकल 44 है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो जो समान नागरिक संहिता की बात है वो आपको कहाँ मिलेगी? समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में बताई गई है। और आप देखेंगे कि भारत देश में इकलौता ऐसा देश था गोवा जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू थी। और वो भी लागू ऐसा नहीं था कि भारत देश आजाद हुआ उसके बाद लागू कर दिया, इतना कोई महान काम किया, तो ऐसा नहीं है। जब ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था तभी से ये समान नागरिक संहिता वहां पे लागू थी। अभी अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश नहीं, जो उत्तराखंड है वो ऐसा पहला देश बना हुआ है जहाँ पे सिविल मतलब की समान नागरिक संहिता को लागू करने की जो है वो पहल की गई है। और आप देखेंगे कि ऐसा करने वाला वैसे तो ये दूसरा जो है राज्य बन रहा है। अगर वैसे ईमानदारी से देखा जाए तो पहला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोवा में तो पहले से ही लागू थी, जब गोवा हमारे देश का हिस्सा नहीं बना था उसके पहले से ही लागू थी। लेकिन जब पूछा जाएगा आपको तो उत्तराखंड दूसरा ही बताइएगा, बहुत भावावेश में बह नहीं जाना है कि पहला है वो। तो अब हम देखते हैं जो हमारी समान नागरिक संहिता है ये एग्जैक्टली है क्या। तो जो समान नागरिक संहिता है वो कुल मिला के इतनी बात करता है कि पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात हो, शादी से रिलेटेड कोई बात हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बात हो, प्रॉपर्टी से शादी, विवाह, शादी और इसके साथ साथ तलाक, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो
तो इनके लिए एक समान कानून बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है वो हिंदुओं में जो है हिंदू लॉ के हिसाब से चल रहा है, मुस्लिमों में मुस्लिम लॉ के हिसाब से चल रहा है, और जो अन्य जातियाँ हैं, या सॉरी जातियाँ नहीं कहेंगे, अन्य जो धर्म हैं वो लोग अपने-अपने धर्मों के हिसाब से लॉज़ बना के रखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वही होगा कि पूरे देश में हमारे यहाँ एक समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला हो, तलाक से रिलेटेड कोई मामला हो, या फिर जो है जो क्या बोलते हैं, अरे मतलब शादी-विवाह से रिलेटेड कोई मामला हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर एक कानून बनाया जाए, एक तरह का कानून पूरे देश में लागू हो जाए, तो उसे ही हम कहेंगे समान नागरिक संहिता। पर ये ना तो लागू हुआ है और ना ही लागू होने के इससे लक्षण ही हैं, क्योंकि इसी में आप देखेंगे आरक्षण की व्यवस्था आती है आर्टिकल 44 में, और आरक्षण तो हमारे यहाँ वोट बैंक का एक तरीका है, तो उसमें तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। ऐसे देखते रहिए, मोदी जी भी आएँगे, फिर उसके बाद कोई और जी आएँगे, ऐसे आते रहे हैं पहले से भी और आते रहेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की अभी मतलब कि गुंजाइश है। आप देखेंगे जो भी आर्टिकल्स हैं, मतलब जो डीपीएसपी में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, फिर चाहे वो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो, या फिर प्रसूति सहायता से रिलेटेड हो, या कर्मकारों के लिए उनको मतलब कि उनके आयु और साथ में उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रख कर के काम मिले, ये सारी चीज़ें जो भी बातें हैं आप देखेंगे उन सब में गवर्नमेंट ने काम किया है। राज्य जो है, जो भी हमारे यहाँ राज्य हैं वो सब पे काम कर रही हैं, लेकिन जो समान नागरिक संहिता है, यानी जो आर्टिकल 44 है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखेगा। अब हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 45 है, और आर्टिकल 45 के बारे में लूसेंट में नहीं बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 45 इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले तो यही जानिए कि जो आर्टिकल 45 है, इसको लास्ट में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? तो जो 86वां संविधान संशोधन है 2002, इसमें इसको ऐड किया गया, और इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि जो राज्य है वो 0 से 6 साल के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराएगा, और इसके साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब इतने छोटे बच्चों को क्या ही निःशुल्क सहायता मिलती होगी, तो जो आप देखेंगे कि गाँव में आंगनवाड़ी वगैरह की जो व्यवस्था है, बच्चों की देखभाल के लिए जो बनाई जाती है, उसकी जो व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को मतलब बच्चों के लिए उनको दलिया वगैरह जो बाँटी जाती है, ये सारी चीज़ें राज्य के द्वारा की जाएँगी, और ये कहाँ दिया गया है? तो ये आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 46 है वो क्या कहता है, तो जो हमारा आर्टिकल 46 है वो कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि एक सेकेंड, जो हमारी आर्टिकल 46 है वो कहता है कि अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, और इसके साथ-साथ जो ईडब्ल्यूएस है ना, यानी कि जो कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये किसका कर्तव्य होगा? तो ये राज्य का कर्तव्य होगा, इनके जो है आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना, और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना। आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 4 मतलब 15 है, आर्टिकल जो 15 है वो भी इसी से रिलेटेड है, एससी, लेकिन उसमें केवल और केवल एससी और एसटी का मतलब एससी और एसटी के लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनके आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन केवल यही एक पॉइंट है जो इसमें भिन्न है कि यहाँ पे जो आर्टिकल 46 है उसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बातचीत की गई है। और तो हमने ये देखा कि हमारा जो आर्टिकल 46 है वो क्या कहता है, एससी एसटी और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, या अन्य जो है मतलब कि मतलब अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये किसका कर्तव्य होगा? तो ये राज्य का कर्तव्य होगा। और आगे हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 47 है वो क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 47 है वो हमारा कहता है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक सेकेंड, जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 40 जो 6 है उसमें ईडब्ल्यूएस का प्रयोग वहाँ नहीं किया गया है। तो अब जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, अभी मुझे याद आ गया, एक सेकंड, जो 104वां संविधान संशोधन था उसके तहत ना ईडब्ल्यूएस को भी कहाँ शामिल कर दिया गया, तो जो आर्टिकल 15 है उसमें ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लिया गया है। आई एम सॉरी, इसके पहले मैंने जो बोला उसके लिए हम उसको अपना वापस लेते हैं। तो अभी ईडब्ल्यूएस भी उसमें शामिल हो गया है। अब हम देखते हैं अपना आर्टिकल 47। जो हमारा आर्टिकल 47 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 47 जो है वो कहता है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी जो सरकार का कर्तव्य है उसके बारे में आपको बताया गया है आर्टिकल 47 में। तो इसमें जो है थोड़ा सा डिटेल में इसको भी देखते चलते हैं। तो इसमें केवल यही बताया गया है कि भारत में आर्थिक समृद्धि का जो आधार है वो यही आर्टिकल 47 ही है, जिसमें राज्य प्रयास करेगा कि लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च बनाए रखा जाए। विशेषकर जो राज्य है वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा
और मतलब कि सबसे जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो राज्य है वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। और ये कहाँ बताया गया है? तो राज्य को जो है वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, ये आर्टिकल 47 में बताया गया है। और इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थ मतलब जो नशीली चीज़ें हैं, जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, दारू वगैरह हो गया, दारू दैट मीन्स अल्कोहल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, शराब बोलते हैं। नशीली जो चीज़ें हैं और जो शराब वगैरह है, इन पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करेगा? तो राज्य करेगा, और ये राज्य का नैतिक दायित्व होगा। वैसे नैतिक दायित्व तो है, लेकिन आप देखेंगे कि बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जिसने ये मतलब शराबबंदी पूरी तरह से करके रखी हुई है। बाकी तो आप देखेंगे कि हर जगह जो है रेवेन्यू की वजह से इसको मतलब कि ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो जाती है। वैसे आपको एक छोटी-सी बात बताएँ, जैसे जो ये शराबबंदी या नशीली चीज़ें जो है, जो बंद करने की डिमांड उठती है कि गवर्नमेंट इस पे प्रयास करे, गवर्नमेंट जो है बैन करे, मतलब गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर शराब बंद है, तो क्या बिहार के लोग जो है वो शराब नहीं पीते होंगे? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बिहार में भी शराब लोग पीते हैं, क्यों? क्योंकि आप कितना भी प्रतिबंध लगा लीजिए, जिनको नशा करना है ना, वो नशा करते ही हैं। तो हमें इसके लिए ना बहुत ज़्यादा सरकार इसमें एक्टिव हो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही पहल करनी होगी। अगर हम पहल करेंगे, तब जाकर के इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। आजकल की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसमें आप देखेंगे छोटे-छोटे बच्चे जो मतलब कि 12-13 साल के हैं, 15 साल के हैं, वो भी सिगरेट पी रहे हैं। उनको तो वॉशरूम भी नहीं होती है, अगर उनको वॉशरूम जाना है तब भी उन्हें सिगरेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये क्या गवर्नमेंट के बैन करने से होगा? नहीं। इसके लिए ना हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, उसमें शामिल ना होने पाएँ। बाकी आप कितना भी बैन कर लीजिए भैया, जिनको पीना है, अब जैसे गाँव में आप आ जाएँगे, तो गाँव में देखेंगे लोग महुआ खरीद करके अपने घर में दारू बना रहे हैं और अद्धा पौआ पी करके कहीं नाली में पड़े हुए हैं। तो आप किसके-किसके घर में जो है यही करते फिरेंगे? हमारे यहाँ वैसे भी इतने ज़्यादा मतलब तरह के क्राइम होते हैं, उन क्राइम्स को पुलिस देखेगी या फिर जाके घर-घर में ये किसके यहाँ दारू बन रहा है, किसके यहाँ नहीं बन रहा है। लोग अपने घर में, अपने घर के पीछे साइड जो जगह है उसमें गाँजा उगा लेकर मतलब उगा लेते हैं। तो कहाँ-कहाँ इस पे आप ध्यान दे पाएँगे? तो इसके लिए जो मतलब पहल है वो खुद करनी पड़ेगी, सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। और आगे हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 48 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से रिलेटेड है। पशुपालन के संगठन से रिलेटेड है। संगठन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया गया है कि जो राज्य है वो प्रयास करेगा कि कृषि पशुपालन को मतलब कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित करे। आप देखेंगे कि जो मतलब कि हमारे यहाँ जो स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, तो उन लोग ये शब्द से ज़रूर परिचित होंगे, योगी जी के साँड़ या योगी बाबा के साँड़। योगी बाबा के साँड़, ये शब्द से सब के सब लोग परिचित होंगे। तो ये जो योगी बाबा के साँड़ आजकल छुट्टा छूट रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, वो कहाँ से घूम रहे हैं? उसको जो प्रेरणा मिली है या इनको छुट्टा छोड़ने की जो योगी जी को प्रेरणा मिली है, वो आर्टिकल 48 से ही मिली है। आर्टिकल 48 में ही ये बातें कही गई हैं कि जो राज्य मतलब कि राज्य है वो स्पेशली उसमें गाय शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो है कृषि और पशुपालन के संगठन में गाय शब्द का स्पेशली प्रयोग किया गया है कि जो गोवंश है उसकी रक्षा करेगा राज्य। तो जब गोवंश की रक्षा राज्य करेगा तो योगी जी क्यों ना करें, वो भी कर रहे हैं। तो और इसमें आप देखेंगे कि इसमें और कौन-सी चीज़ें की गई हैं, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि हरियाणा में जो करनाल वाला रीजन है उसमें भैंस प्रजनन जो रिसर्च सेंटर है उसको जो है मतलब कि बनाया गया है। और उच्च नस्ल के जो पशु हैं उनको तैयार करने के लिए मालवाहक और दुधारू पशुओं की जो हत्या है उसको रोकने के लिए जो है विशेष उपबंध किया जाए। स्पेशली गाय गोवंश जो है शब्द का उपयोग ही किया गया है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सब आपको आर्टिकल 48 में मिल जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 49 है वो क्या कहता है? पहले 48 ए देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 48 जो है ये स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। तो जो हमारा आर्टिकल 48 ए है इसको संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और कब हुआ था? 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो प्रयास करेगा या राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करे।
और जिसमें आप देखेंगे कि पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के तहत ही वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, राष्ट्रीय पार्क बनाए गए और जो मतलब कि जैव आरक्षित क्षेत्र हैं उन सब का जो विकास हुआ है वो आर्टिकल 48A के तहत ही किया गया है। और चूंकि ये अमेंडमेंट जो है आर्टिकल मतलब कि जो ये अमेंडमेंट है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी हैं उनको अभी हैं क्या, मतलब जो इंदिरा गांधी जी थी उन्हें पर्यावरणविद कहा गया है, यानी कि उनको विश्व में पर्यावरणविद के नाम से जाना गया। तो किस नाम से जाना गया? पर्यावरणविद के नाम से जाना गया। पर्यावरणविद के नाम से जाना गया किनको? इंदिरा गांधी जी को। किस लिए? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 48A जो है ज्वाइन किया था। दैट मीन्स जो 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया उन्होंने, उसी में उन्होंने ये प्रावधान किया कि राज्य के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर काम किया जाएगा। और आप देखेंगे ये जो पर्यावरण संरक्षण की बात है ये आपको यहाँ भी मिल रही है और जो हम पढ़ेंगे अपना नैतिक कर्तव्य उसमें भी आपको पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड चीजें दी गई हैं कि मतलब कि व्यक्ति का ये दायित्व होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करे। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ पूछा गया था? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में पूछा गया था कि कौन से वो प्रावधान है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में ही सम्मिलित हैं। तो ये हम मतलब कि यही था पर्यावरण संरक्षण की बात। और इसके पहले जो 2022 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि मतलब कि कौन वो उसमें फंडामेंटल राइट्स और शायद डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ था, ऐसे कुछ था, उसमें भी पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आकर हर साल बन रहे हैं, इस वजह से मैंने बता दिया। अब जैसे यूपी पीसीएस में पूछ लिया तो जरूरी थोड़ी ना है कि कल को यूपी पीसीएस में ही पूछा जाए, कहीं और पूछा जा सकता है। इतने सारे एग्जाम्स होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 49 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 49 है वो कहता है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों मतलब स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण करना राज्य का नैतिक दायित्व होगा। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं जिसमें आप देखेंगे जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो इन सब का संरक्षण करना ये किसका दायित्व होगा? ये राज्य का दायित्व होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये आर्टिकल 49 और इसके बाद जो 50 आएगा दोनों ही पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना ये राज्य का दायित्व होगा। ये हमें कहाँ बताया गया है? ये आर्टिकल 49 में बताया गया है। और आगे देखेंगे जो आर्टिकल 50 है वो क्या बताया गया है। तो जो आर्टिकल 50 है इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव बताया गया है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से अलगाव रहे। ये इस बात की बात जो है या इस मतलब कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की जो बात है ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आर्टिकल 50 में मिल जाएगी। और ये बता रहे हैं एक बार फिर से कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में पूछा गया था। तो और इसको मतलब कि इसका पृथक्करण क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आप देखेंगे कि जो इसका जो यूएस है यानी कि जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई थी कि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो जाती हैं तो जो शोषण होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो शोषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो, ये जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 50 में डाला गया है हमारे यहाँ। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो क्या है। तो ये है हमारा लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 351। तो सॉरी 351 नहीं, आर्टिकल 51। जो आर्टिकल 51 है ये क्या कहता है? तो ये राज्य के बाह्य कार्यों को निर्धारित करता है। मतलब इसका मतलब केवल इतना सा है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, वैसे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नहीं लिखा जाता, अंतर्राष्ट्रीय का जो शुद्ध रूप है लिखने का वो ऐसे है, लेकिन जो उड़ंकू र वाला है ना वो ज़्यादा प्रचलन में है। तो आप लेकिन अगर ज़रूरत पड़े कभी दोनों चीज़ साथ में लिखी आए तो ये वाला शुद्ध मानिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका प्रयास कौन करेगा? तो ये राज्य का नैतिक दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। तो ये रहे आर्टिकल 51 तक। और ये आर्टिकल 51 वाला कहाँ पूछा गया है? एक अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम था? केवीएस का, वहाँ पे पूछा गया था। केवीएस में जो है प्राइमरी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 51। और भी बहुत जगहों पे पूछा गया होगा। और हाँ उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ये तो मैंने बताना ही
अभी बता दे रही हूँ ना कि उत्तर प्रदेश BCS में ये कई बार पूछा गया। तो ये हमने देखे टोटल आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो हमें फंडामेंटल नहीं, जो हमें DPSP मिले हैं, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के मध्य, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि 1-2 आर्टिकल्स और हैं जिसमें मतलब कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ही हैं, बशर्ते भाग 4 में सम्मिलित नहीं हैं। तो वो कौन-कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 350A है या 350 का जो है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, मतलब कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें, प्राइमरी एजुकेशन में जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दी जाए, ये कहाँ पे बताया गया है, तो ये 350 का में बताया गया है। और ये भी, इसका भी जो प्रवृत्ति है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समान है। तो कल को पूछा जा सकता है ना कि भाग 4 के अलावा वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 350 का। उसके बाद जो 351 है, ये भी, इनकी भी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी ही है। और इसमें क्या बताया गया है, जो हमारी भाषा है हिंदी, उसको प्रोत्साहन देने की बात की गई, यानी कि हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये आर्टिकल 351 में बताया गया है। अब हम देखेंगे कि जो KT शाह हैं, उन्होंने DPSP को लेकर के एक बात कही है। और क्या कहा है, तो इनका कहना है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। और ये कथन किसका है, ये कथन है KT शाह का। हमारे जो मतलब DPSP है उनकी बहुत आलोचना होती है, इसी वजह से आलोचना होती है क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे कह के लोग आलोचना करते हैं कि ये तो ऐसा चेक है जो मतलब कि बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, अगर बैंक की इच्छा होगी तो देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। तो जैसा कि हमने इतने सारे जो आर्टिकल्स देखे अभी, उसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसको राज्य ने लागू ना कराया हो, भले ही वो न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि ये हमारे शासन में आधारभूत हैं, तो राज्य के जो नैतिक दायित्व है उसको राज्य निभा रहा है। क्यों निभा रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, हर 5 साल में होने वाला चुनाव। तो ये जो 5 साल में चुनाव होता है ना, जो हम लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है, इसको ठीक से आप लोग यूज किया करिए। वैसे मैं आपको तो बता रही हूँ, बाकी मुझे वोट करने का अभी तक अधिकार नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि मैं 18 के नीचे हूँ, 18 के नीचे नहीं हूँ, इवन काफी ज्यादा ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वोटिंग में जो है वो जो लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम ही नहीं रहता। अब हम देख लेते हैं जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनको भी हमें देखना ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं खटाखट। तो हम लोग एक साइड वैसे लिख के नहीं बताएंगे, वैसे ही बता देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये समझिए, ये है हमारा फंडामेंटल राइट और ये है हमारा DPSP। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो फंडामेंटल राइट है, इसका स्रोत क्या है। तो हम लोगों ने इसके US के संविधान से लिया है, जबकि DPSP को हमने कहाँ से लिया है, तो DPSP को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। और दूसरा क्या है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय के द्वारा ये लागू कराया जाएगा। और ये जो DPSP है ये अप्रवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो इसका वर्णन है ये भाग 3 में, इसका फंडामेंटल राइट का वर्णन भाग 3 में है, जबकि भाग 4 में DPSP का वर्णन है। तो ये भी एक अंतर है। और ये जो भाग 3 है, इसमें आप देखेंगे कि ये व्यक्ति के अधिकार हैं। भाग 3 जो है यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये एक व्यक्ति के अधिकार हैं, व्यक्ति के अधिकार हैं। और जो हमारा भाग 4 है, ये समाज की भलाई के लिए उठाए जाने वाले कदम हैं। तो समाज की भलाई के लिए उठाए जाने वाले कदम हैं। अगला क्या है, अगला है कि जो मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनके पीछे कानूनी मान्यता है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सरकार के अधिकारों को बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के मतलब कि ये सरकार के महत्व को घटाता है, व्यक्ति का जो मतलब कि राइट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होगा, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये जो अधिकार है ये नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज केवल ये है कि जो DPSP है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, तो जो DPSP है हमारा, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि है सबसे पहला है, इसमें आप देखेंगे समाजवादी। तो कुछ सिद्धांत हैं जो समाजवादी हैं, यानी कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो समाजवादी है। दूसरे हैं गांधीवादी,
तो कुछ हैं जो गांधीवादी प्रवृत्ति के हैं। और तीसरा है हमारा उदार मतलब उदार बौद्धिकतावादी या उदार बौद्धिकवाद। तो ये उदार बौद्धिक जो सिद्धांत है ये। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जो समाजवादी सिद्धांत हैं इनमें कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स को हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है, तो आर्टिकल्स को थोड़ा ऐसे ही बताते हुए आगे निकल लेंगे। तो जो समाजवादी सिद्धांत है ये है क्या आखिरकार? तो ये सिद्धांत जो है वो समाजवाद के आलोक में है। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का ये खाका खींचते हैं। इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त कराना है और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। और इसमें कौन-कौन से आर्टिकल शामिल हैं? तो जो समाजवादी है इसमें जो आर्टिकल शामिल हैं उसको हम बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 जिसमें कि बताया गया है कि जो राज्य है वो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयास करेगा, ये समाजवादी सिद्धांत है। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो आर्टिकल 39 हमने पढ़ा जिसमें हमने मतलब कि उसके क्लॉजेस पढ़े, मतलब चा तक ABCDEF तक हमने इसके जो क्लॉजेस पढ़े, ये पूरे के पूरे कहाँ हैं? तो ये भी समाजवादी ही हैं। तीसरा जो हमने आर्टिकल 39 का पढ़ा का मतलब आर्टिकल 39 जो कैपिटल A था जिसमें आप देखेंगे क्या था? तो समान जो न्याय है और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 39 का में था, ये भी समाजवादी सिद्धांत है। चौथा कौन सा है? तो चौथा है हमारा आर्टिकल 41। तो जो आर्टिकल 41 है ये भी समाजवादी सिद्धांत है। इसमें क्या था? लोक सहायता पाने के जो अधिकार थे, मतलब कि कुछ विशेष स्थितियों में जिसमें बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी तथा निरुशक्तता था, तो इसमें जो लोक सहायता पाने का अधिकार था आर्टिकल 41, ये भी सामाजिक सिद्धांत है या समाजवादी सिद्धांत है। आगे हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 42 ये भी समाजवादी सिद्धांत है। और इसमें क्या था? तो इसमें था कि काम की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं तथा प्रसूति सहायता से रिलेटेड जो भी उपबंध है ये आर्टिकल 42 में था। और इसके अलावा कौन सा आर्टिकल है? इसके अलावा आप देखेंगे जो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43 ये भी समाजवादी सिद्धांत पे ही काम करता है। और इसमें क्या था? इसमें था कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आर्टिकल जो 43A है, 43A ये भी मतलब कि समाजवादी ही है। और इसमें क्या था? तो उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मकारों का पार्टिसिपेशन है उसके लिए मतलब जो राज्य है वो कदम उठाएगा या प्रयास करेगा। और अंत में एक और है, वो कौन सा है? तो ये आप देखेंगे आर्टिकल 47 है, यानी कि जो मादक पदार्थ है उस पर बैन लगाएगी राज्य के द्वारा उस पर बैन लगाया जाएगा। नशीली दवाओं पे रोक लगाई जाएगी, बस कुछ मतलब छूट दी हुई है। जैसे अगर कोई मतलब मादक पदार्थ है और उसको औषधीय रूप में यूज करना है तो उसके लिए छूट मिलेगी। बाकी जो अन्य नशीली चीजें हैं जिनसे स्वास्थ्य को मतलब कि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो उन सब पे बैन लगाया जाएगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47। तो इसमें हमने देखा कि जो समाजवादी सिद्धांत है उसमें आर्टिकल 38, 39 से आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 से और आर्टिकल 47 टोटल 8 जो आर्टिकल्स हैं वो समाजवादी सिद्धांत पर हैं। अब हम देख लेते हैं जो गांधीवादी सिद्धांत हैं उनमें कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं। तो जो गांधीवादी सिद्धांत पे, तो गांधीवादी सिद्धांत मतलब जो गांधी जी से प्रेरित होंगे या गांधी जी के जो मतलब विचारों से प्रेरित होंगे। तो गांधीवादी सिद्धांत कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले गांधीवादी सिद्धांत में हम देखेंगे कि ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित होंगे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा पुनर्स्थापित जो योजनाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और साथ में मतलब गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। और ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें आएगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। तो ये आर्टिकल 40 क्या है? तो आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। आप देखेंगे कि गांधी जी जो है ना वो आर्टिकल 40 मतलब गांधी जी की डेथ के बाद ये चालू आया है हमारे इसमें। तो ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो गांधी जी थे ना वो बहुत ज्यादा पंचायतों के समर्थन में थे, यानी कि गांव में मतलब जो गांव है उसमें पंचायतों की व्यवस्था की जाए, इसका समर्थन गांधी जी बहुत ही प्रबल रूप से कर रहे थे। लेकिन जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, B.R. अम्बेडकर जी यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते थे कि हमारी जो संविधान है मतलब जो हमारी संविधान सभा है उसके द्वारा संविधान में मतलब पंचायतों को जगह दी जाए। तो उनका बिल्कुल भी मानना नहीं था। और क्यों मानना नहीं था? क्योंकि वो जानते थे, उनको ये पता था कि हमारा शोषण पहले भी हो रहा था और आगे भी अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी तो आगे भी हमारा शोषण होता रहेगा।
क्यों होता रहेगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि गाँव में अभी अगर SC-ST के लिए जो सीटें रिज़र्व हैं, वो ना होती तो क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति SC-ST से था, जो प्रधानी का चुनाव लड़ सकता था? या कोई अन्य जो है राज्य स्तर पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे प्रधानी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव या फिर जिला स्तर पे जो चुनाव होता है, क्या उसमें कोई जा पाता? नहीं, कभी ना जा पाता। आप अभी भी देखेंगे कि जो SC-ST का रिज़र्वेशन है, उसके बाद भी सब मतलब कि आप देखेंगे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग जब SC-ST की सीट आ जाती है तो अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो ये लोग क्या काम करते हैं? अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें केवल ये होता है कि नाम होता है कि उस जो फलाने व्यक्ति हैं, वो प्रधान हैं। बाकी जितनी पावर होती है ना, जो पावर होती है, वो उस व्यक्ति के हाथ में होती है जिनके वो कैंडिडेट होते हैं। तो इससे ना बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आया, उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। वो अपने जो है मतलब कि लोगों के लिए उन लोगों ने कुछ विशेष काम नहीं करा है, कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पावर है ही नहीं। ये वैसी ही स्थिति है जैसे आपने बंगाल में द्वैध शासन देखा था। बंगाल में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था 1865 में, उसमें क्या था? सारी की सारी पावर जो थी वो मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। नवाब केवल नाम मात्र के रह गए थे। तो उसी तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ पंचायतों में हो गई है। इवन हर जगह आप देखेंगे कि बस शक्तियों का पृथक्करण कागजों पे मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा मतलब कि हो सकता है बुरा लगे आप लोगों को, लेकिन सच यही है कि ये सुविधा जो मिली हुई है SC-ST के लिए पंचायतों में, इसमें कुछ विशेष मुझे सुधार देखने को नहीं मिलता है। मेरे आस-पास भी लोग अब चूँकि हर गाँव में आप देखेंगे मतलब ये पंचायत का चुनाव होता ही है अपने उत्तर प्रदेश में। तो मैंने भी अपने भी गाँव में देखा हुआ है, तो अपने गाँव के अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ कि इससे कुछ विशेष उनकी जो मतलब जो वो लोग हैं, उनकी उप हालात में कुछ विशेष सुधार हुए नहीं हैं। तो इसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा अम्बेडकर जी जो है परेशान थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कल को भी कोई पावर हम लोगों की मतलब कोई की पावर हम लोगों के हाथ में होगी नहीं। कोई मतलब किसी भी तरह का कोई सुधार देखने को मिलेगा नहीं। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके विरोध में थे। लेकिन आगे चल कर के फिर इसको और अगर गांधी जी का चलता ना, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ पे होती? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में होती, लेकिन उनकी नहीं चल पाई। और अंत में फिर जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आप देखेंगे कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसको कहाँ पे शामिल कर दिया गया? DPSP में शामिल कर दिया है, ताकि उनकी भी आत्मा को शांति मिले। और चूंकि ये प्रवर्तनीय भी नहीं है, तो जो राज्य इसको लागू कराना चाहे वो लागू कराएं, जो ना लागू कराना चाहे वो ना लागू कराएं। तो जो नहीं लागू कराएंगे वो BR अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो लागू कराएंगे वो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था। तो जो गांधीवादी सिद्धांत है उसमें हमने देखा कि इसमें जो आर्टिकल 40 है ये आता है। तो गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहले कौन आएगा? आर्टिकल 40, जिसमें पंचायतों की बात की गई है। अगला हम देखेंगे, जो अगला है वो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43। और इसमें क्या बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग और व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा क्या है? तो जो मतलब 43 आर्टिकल 43 जो खा है, और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो सहकारी समितियां हैं उनके गठन और संचालन के लिए जो व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा की जाएगी। और इसके बाद आर्टिकल जो 46 है, जो आर्टिकल 46 है वो भी गांधीवादी सिद्धांत है। और इसमें जो है शोषण से सुरक्षा की बात की गई है, SC-ST के बारे में, और मतलब समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। अगला हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 आपने देखा कि जो आर्टिकल 47 है वो वहाँ भी शामिल था। तो जरूरी नहीं है कि एक आर्टिकल एक ही जगह शामिल हो, तो कोई ऐसा आर्टिकल भी हो सकता है जो समाजवादी भी हो, गांधीवादी भी हो और उदारबौद्धिकतावादी भी हो, तो ये हो सकता है। तो जो आर्टिकल 47 है जिसमें मादक पदार्थों पे मतलब बैन लगाने की बात की गई है, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। और इसके साथ साथ जो आर्टिकल 48 है ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 48, गांधी जी जो है वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेमी थे। हम कहेंगे उनको द्वारा एक मतलब कथन कहा गया है कि जो हमारी प्रकृति है उसके पास इंसानों की ज़रूरत का देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब इतना पर्याप्त है कि ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने भर का प्रकृति के पास नहीं है। तो वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आपको मिल जाएंगी? ये सब गांधीवादी सिद्धांत में मिल जाएंगी। हालांकि जो आर्टिकल 48 है वो प्रकृति से संबंधित नहीं है, मैंने तो यूं ही बता दिया। ये जो आर्टिकल 48 है वो आप देखेंगे कि गाय, बछड़े व अन्य दुधारू जो पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाने से संबंधित है। उनको उनकी जो नस्ल
है उनको सुधारा जाएगा, उन पे मतलब कि उनकी बलि नहीं दी जाएगी। और आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 48 है, क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो संविधान है उसमें कहाँ पे आपको सांप्रदायिकता की झलक दिखती है। तो ये जो सांप्रदायिकता की झलक है वो हमें आर्टिकल 48 में ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेशली जो गाय शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। और गाय का प्रयोग करने से क्यों मतलब कि ये सांप्रदायिक हो जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं में गाय को बहुत पवित्र स्थान दिया जाता है। वैसे है नहीं कहेंगे, था ही कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, जैसे मेरे पापा बहुत ज्यादा देते हैं। तो हम देखेंगे लास्ट में कौन सा है, लास्ट में आता है उदार बौद्धिकतावादी या उदार बौद्धिक जो सिद्धांत है उनमें कौन कौन से आएंगे। तो जो उदार बौद्धिक है इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं और ये राज्य को क्या निर्देश देते हैं, तो मतलब ये राज्य को निर्देश देते हैं। और इनमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं, सबसे पहले आप देखेंगे जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, ये कहाँ पे शामिल होगी, तो उदार बौद्धिक मतलब शामिल होगी। जो दूसरा है आर्टिकल 45 जिसमें 0 से 6 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क कानून मतलब निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, उनके पोषाहार को लेकर के बात की गई है, ये शामिल होगा। जो आर्टिकल 48 है ये भी शामिल होगा, आर्टिकल 48 का भी इसमें शामिल हो जाएगा, जो पर्यावरण से रिलेटेड है आर्टिकल 48 का, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनके संरक्षण की बात जो आर्टिकल 49 में की गई है ये भी इसी में शामिल होगा। और इसके साथ साथ जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है आर्टिकल 50 वो भी इसी में शामिल होगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की जो बात आर्टिकल 51 में की गई है वो भी उदार बौद्धिकतावादी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 हैं जो उदार बौद्धिकतावादी सिद्धांत हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से जो है आधार मतलब कि 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करके पढ़ा जाता है, वो हमने देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, काहे कुछ छूट जाए। आप देखेंगे कि हमने डीपीएसपी को ना बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। डिटेल में पढ़ने का मतलब कि इसमें मैंने आपको लूसेंट भी पढ़ा दिया, ठीक, लूसेंट के साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी लक्ष्मीकांत में उसको भी हमने देखा। लक्ष्मीकांत अब हम ये जो चीजें देख रहे हैं सब लक्ष्मीकांत से ही है। इसके साथ मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं पहले से ही, मैं 2020-21 से लगातार तैयारी में हूँ, तो मैंने अपने खुद के भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैंने उसको भी आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। बहुत संक्षेप में ही बताया है, एक एक पॉइंट नहीं बता सकते। और वैसे भी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो बहुत इनिशियल टाइम में बनाए थे, तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें बताए हैं, एक एक चीज़ नोट किए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो मतलब कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें कुछ मतलब स्टार्टिंग में जो थे ही, लेकिन बहुत सारे हैं जिनको बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, इसमें आप देखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी मूल सूची में टोटल 4 तत्व जोड़े गए। और वो 4 तत्व कौन से थे, तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें कौन कौन से जोड़े गए ये हम देखते हैं। कब हुआ था, 1976 में हुआ था, कई बार मैं बता चुकी हूँ इसको। तो चलिए देख लेते हैं वो 4 कौन से हैं। तो जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39, अब मैं ये नहीं बताऊंगी इसमें क्या दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा, 2 बार बता चुके हैं। और जो आर्टिकल 39 का है या आर्टिकल 39A ये शामिल किया गया। और जो आर्टिकल 43A है, आर्टिकल 43A ये भी इसी टाइम पे शामिल किया गया। और जो आर्टिकल 48 का है, आर्टिकल 48 का या आर्टिकल 48A ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सा, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे डीपीएसपी का हिस्सा बना है। आगे देखेंगे, आगे जो है कौन सा अमेंडमेंट आएगा, तो जो हमारा 44वां अमेंडमेंट है, यानी कि जो 44वां संविधान संशोधन है जो कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 में। इसमें क्या जोड़ा गया था, तो इसमें जो आर्टिकल 38 है वो जोड़ा गया। अब अपना देख लीजिएगा आर्टिकल 38 क्या कहता है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन ये है कब का, तो ये 2002 का है। और इसमें कौन सा जोड़ा गया, तो जो आर्टिकल 45 है, 45 क्या कहेंगे, हाँ 45 ही कहेंगे। तो ये जो 45 है वो इसी के माध्यम से जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड और चीज़ है जो मतलब आर्टिकल 45 है, इसमें जो प्रोविजंस हैं आप देखेंगे, जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया है।
वो भी इसी से रिलेटेड है और उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो मतलब कि शिक्षा है वो दी जाएगी और ये बच्चों का मतलब कि मूल अधिकार होगा। तो ये बात भी वहाँ पे की गई है और वो भी यहीं से रिलेटेड है। आगे हम देखेंगे जो एक और संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 97वां मतलब संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था? तो ये 2011 में हुआ था। इसमें कौन सा जो है जोड़ा गया? तो इसमें आर्टिकल 43 खा जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 43 बी। तो जो आर्टिकल 43 ए है वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। लेकिन जो आर्टिकल 43 खा है यानी कि सहकारी समितियों फिर मैंने बता ही दिया हालांकि, तो ये कब जोड़ा गया? ये जो है जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। तो हमने पूरी की पूरी चीज़ें एक बार देख ली। एक बार का मतलब है कि बहुत डिटेल में देख लिया हमने। कहाँ से इसका लिया गया है, इसका स्रोत क्या है, इसको भी देख लिया। मूल मतलब कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में क्या अंतर है उसको भी देख लिया। कौन से संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया इसको भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से मैंने लगभग हर एक टॉपिक को इसमें कवर कर लिया है। शायद ही कुछ भी ऐसा हो डीपीएसपी में जो छूट गया हो, तो कुछ छूटा नहीं होगा वैसे तो आप लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से एक बार 2 बार देख लीजिए। अगर कहीं कोई ह्यूमन एरर की वजह से प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सब लैंग्वेज में ही करिएगा, कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिससे जो थोड़ा अमर्यादित लगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर से कह रहे हैं अगर किसी ह्यूमन एरर की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज हम अपना जो मौलिक कर्तव्य है इसको भी करा देंगे, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है तो मौलिक कर्तव्य हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोगों ने इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सभी को थैंक्स। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।